वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का RS सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रिक करंट की एक और धमाकेदार क्लास में एंट्री हो चुकी है। पार्ट थर्ड हम आज करने वाले हैं। गजब की क्लास होगी, फुल कॉन्सेप्ट के साथ में न्यूमेरिकल भी होंगे। आज क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्लास के बीच में। कल क्लास के लास्ट में थोड़ा सा टाइम कम बचा था तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था। आज हम खुद भी सॉल्व करेंगे अच्छे क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बता दें आपको, ये आपका जो सिलेक्शन बैच 2021 है उसका आपका जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर है बेटा यहाँ पर आपका 119 और ये आपकी क्लास की टाइमिंग सुबह का। और ये इलेक्ट्रिक करंट पार्ट थर्ड। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने मिस किया है तो इस क्लास के बाद में उसको जरूर से देखिएगा, उनमें भी आग लगी पड़ी है जबरदस्त लेवल पे, ठीक है। और आज का टॉपिक हम इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले बात बोलना चाहूंगा, जो बच्चे कमेंट सेशन में आ चुके हैं यानी एंट्री हो चुकी है ना, और जब एंट्री हो जाए और उसके बाद में पता ना चले, ऐसा हो नहीं सकता, तो एक बार कमेंट सेशन में जय हिंद फायर कर दें फटाफट से। और अगर हो सके कि सर को सपोर्ट की जरूरत है और हमें हमेशा आपके सपोर्ट की जरूरत रहेगी, हम यहाँ पर खड़े मिलेंगे अगर आपका सपोर्ट, आपका बराबर सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। तो क्लास को जरूर से शेयर करें, जरूर से शेयर करें क्लास को। जिन बच्चों के लिए ये आवाज़ उनके दिल तक पहुँच रही है वो बच्चे क्लास को शेयर करें 101%। आगे बढ़ता हूँ। ये हमारी टीम RS सर जो लगातार कहते हैं, टीम RS सर का सपना हर घर से वो वॉरियर अपना, उसी मिशन में लगे हुए हैं और लगातार आपके लिए लगातार रेगुलर, जो ऑफलाइन में भी आपको जिस शेड्यूल से क्लास नहीं मिलती है उससे बेस्ट हम देने का प्रयास आपको कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि बेस्ट है या नहीं, वो आप कंपेयर करते रहना। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद में आप मुझे इस प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर सकते हैं। जब आप नया स्टूडेंट जाएगा तो वह रजिस्ट्रेशन कोड भी मांगता है हमारी क्लास के लिए, तो हमारी क्लास का स्पेशल क्लास का कोड आपका है RS सर लाइव, कैपिटल लेटर में, ये कोड स्पेशल के लिए डाल देना। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहता है तो बेटा ये कैटेगरी सिलेक्ट करें, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। 12 जनवरी से मेरा एक नया कोर्स आ रहा है, पहले टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन से। तो अगर कोई बच्चा वहाँ पे लाइव पढ़ना चाहता है मेरे से, बिल्कुल भी उसने तैयारी नहीं किया है, तो बच्चा ज्वाइन कर सकता है, या तो 3 मंथ लास्ट चांस है वो, या फिर 6 मंथ या फिर 12 मंथ। और आप हमारा ये कोड यूज कर सकते हैं, प्लस वाले बच्चे भी कैपिटल लेटर में RS सर लाइव, देन आपको 10% का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा उसी प्राइस रेंज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बेटा, टीम RS सर। यहीं पर आपको लगभग 28,000 प्लस बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है। क्लास के अपडेट है, लिंक है, टॉपिक वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हम यहीं पर प्रोवाइड आपको करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने जाऊंगा। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, यानी यहाँ पर अपन बात करेंगे धारा विद्युत की, और इसके रिगार्डिंग आज का हमारा जो क्लास होगा वो क्लास होगा तीसरा क्लास। पार्ट 1 पार्ट 2 हम इसका ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो आज तीसरा पार्ट करने वाले हैं जहर लेवल पे। और एक बार मुझे मेरी आर्मी का जोश दिख जाए, सर क्लास में आ गए, क्लास में हमारी एंट्री हो चुकी है, क्लास में आ चुके हैं, क्लास में हमारी एंट्री हो चुकी है, और हमने कमेंट सेशन में एक बार हाउस द जोश रिप्लाई कर दें फटाफट से कमेंट सेशन में, और लाइक बटन पे प्रेजेंट फटाफट से लगा देना। उसके बाद में क्लास के लास्ट में देखूंगा कि आपका सपोर्ट कितना नजर उधर आता है। फुल फोकस मुझे चाहिए, क्लास में याद करना है, सीखना है, नोट्स बनाने, पूरा फोकस क्लास पे। अभी का अभी याद नहीं हुआ तो कमेंट करके मुझे बता देना, अभी का अभी स्कैन करके छोड़ेंगे, लेकिन पूरा फोकस, पूरा डेडिकेशन मुझे आपका चाहिए। आप मुझे अपना फोकस और आप अपना मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा एज इट इज, इधर से उधर। सबसे पहले बात करते हैं अपन बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से, प्रतिरोधों का संयोजन है। तुरंत जैसे ही टाइटल दिखा बच्चे का दिल खुश हो गया, अरे हलवा है आज तो, अभी लपेट देंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जैसे ही आगे जाएंगे फुल जहर मिलेगा आपको। सेल के बारे में बात करेंगे, देखना गजब। लेकिन इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है और मैंने इवन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी लगाए हैं। सबसे पहले तो बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम।
स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन से, यानी श्रेणी क्रम से। मैं आपको बोर्ड की तरह पढ़ा के यहाँ पे अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि उसका पहला टर्मिनल दूसरे से, दूसरे का टर्मिनल तीसरे से, फिर नीचे से लगाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अपने को काम की बात करनी है, मुद्दे की बात करनी है, सीधी बात, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 रेजिस्टेंस नजर आएंगे, R1, R2 और R3। और सबसे पहली बात जो बता रहा हूं उसको कॉपी करो, स्कैन करो दिमाग में, नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं अलग से। क्या? तीनों रेजिस्टेंस के पोटेंशियल V1, V2 और V3 डिफरेंट है। पहली बात नोट करना मेरी बात, सीरीज कॉम्बिनेशन पे प्रत्येक रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं बात करता हूं करंट I की, तो सभी रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होगा, समान धारा प्रवाहित होगी, चाहे वो R1 से गुजरे, चाहे वो R2 से गुजरे, चाहे वो R3 से गुजरे, सेम करंट होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। विभव अलग अलग नजर आ रहा है, करंट आपको सेम नजर आ रहा है, यस और नो? यस और नो? बेसिक चीज बता दी मैंने आपको। अब मैं मेन मुद्दे वाली बात पे आता हूं। आप मुझे एक चीज बता दीजिए बेटा, यहाँ पे डिफरेंट क्या है? सर जी डिफरेंट पोटेंशियल है। तो अगर मैं बेटा यहाँ पे V विभव की बैटरी मैंने लगाई है, तो ये V विभव का कितने पार्ट में डिवाइडेशन हो गया? देखो मेरी बात को समझना, जो V पोटेंशियल का बैटरी मैंने लगाया है, मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, V1, V2 और V3। तो क्या V1, V2, V3 का टोटल V के बराबर होगा? अगर यस तो कमेंट में यस सर लिखिए, क्योंकि मुझे कनेक्ट चाहिए प्रत्येक बच्चा इधर क्लास में, फालतू का कमेंट नहीं, जो पूछ रहा हूं वो। बाकी डेडिकेशन पूरा आपका क्लास पे फोकस। जो पोटेंशियल V बैटरी का था उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया, तो V1, V2, V3 का टोटल V होना चाहिए, यस और नो? बट ऑलरेडी ओम्स लॉ से हम सभी जानते हैं कि V बराबर क्या होता है बेटा? IR। तो V बराबर होगा आपका, V बराबर होगा आपका IR, V बराबर आपका होगा, देखा बेटा IR। V1 का वैल्यू होगा बेटा, V1 का वैल्यू इसका, V1 बराबर I1 R1 कर दूं क्या? V1 का वैल्यू I1 R1 कर दूं क्या, या I R1 करूं? अरे I सेम है, करंट समान है, I1 नहीं IR। V2 बराबर I R1, V2 बराबर I R2, V3 बराबर I R3। समझ रहा है बच्चा? ध्यान देना कॉन्सेप्ट को। तो V1 का वैल्यू बेटा I R1, V2 का वैल्यू I R2, देखिए बेटा I R2, V3 का वैल्यू I R3। बेटा I कॉमन लेके I से उड़ा दो, R इक्विवेलेंट रिजल्टेंट आ गया, परिणामी तुल्य प्रतिरोध। सर जी हमें तो इसी फॉर्मूले को रट्टा मारना है, हमें तो पहले ही पता है गुरुजी फॉर्मूला। बहुत बढ़िया बेटा, आधी जंग तो हमने जीत ली है, आधी जंग तो हमने जीत ली है। R इक्वल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है, गजब का क्वेश्चन है जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? यहां से डाउट क्लियर है सभी बच्चों का? चलो आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट क्या है आपका? नोट पॉइंट क्या है? सबसे पहले नोट पॉइंट में मैं जो चीज नोट करने जा रहा हूं वो है R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। एक बार इस चीज को एग्री कर दे बेटा। R इक्विवेलेंट सभी बच्चों को याद हो गया है, R इक्विवेलेंट सभी बच्चों को याद हो गया बेटा, R इक्विवेलेंट सभी को याद हो गया बेटा, यस। अगर मैं ये कहूं कि R इक्विवेलेंट आपने लगा रखे हैं, अगर मैं यहाँ पे एक नोट और डालूं, एक नोट पॉइंट और डालूं, और उस नोट में ये कहूं क्या कि बेटा N रेजिस्टेंस है स्मॉल r के N रेजिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो, यानी श्रेणी क्रम में कनेक्टेड हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो, श्रेणी क्रम में कनेक्टेड हो, तो बेटा आप R इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला NR। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 2-2 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो आप 2-2-2 ऐसे जोड़ोगे, डायरेक्ट करो ना, 4 दूनी 8,
डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा डायरेक्ट आंसर निकालने में, शॉर्ट में आंसर निकालने में। यस और नो, बेसिक चीज मैंने बता दी बेटा। थोड़ा सा आगे बढ़े, देखो बेसिक चीजें आपको आती है, अभी मैं जहर टॉपिक पे पहुंचूंगा तो पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। अभी बेसिक चीजें समझिए, सीखिए। अच्छा, अब आते हैं नंबर 2 पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज में देखो दो ही चीज है, आर इक्विवेलेंट और आपका एन आर वाला, कोई खास नहीं है, कोई बहुत बड़ा इश्यू भी नहीं होता, बेसिक सवाल बनते हैं इससे। आगे वाला सवाल बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। बेटा नोटिस करना मेरी इस बात को, मेरी इस बात को नोटिस करना और गौर से देखना, गौर से समझना क्या कहना चाहता हूं। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सीरीज कॉम्बिनेशन आपने भी पढ़ा, करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंट था। यस और नो, तो कॉपी करो इधर, मुझे बताओ फटाफट से। यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं करंट डिफरेंट होगा लेकिन पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का। जो विभव V इधर है वही विभव V इधर होगा, वही विभव V इधर होगा और वही विभव V इधर होगा। ये बात बहुत काम की चीज है जब अपन न्यूमेरिकल करते हैं। कमेंट में मुझे रेस्पॉन्स चाहिए आप सबका, पूरी आर्मी का। पैरेलल कॉम्बिनेशन में विभव सेम होता है लेकिन करंट डिफरेंट है। इस सेल से जो करंट निकली आई वो यहाँ पे पहुंचते ही 3 हिस्सों में बट गई, I1, I2 और I3। क्या मैं सही लिख रहा हूं? करंट डिफरेंट है बेटा, क्या मैंने सही लिखा है बेटा? यस और नो, यस और नो। पिछली बार पोटेंशियल डिफरेंट था, इस बार करंट डिफरेंट है। पिछली बार पोटेंशियल का टोटल किया था, इस बार पिछली बार पोटेंशियल डिफरेंट था, पोटेंशियल का टोटल किया, इस बार करंट डिफरेंट है। करंट का क्या करेंगे? टोटल करेंगे। बच्चे करते हैं सर क्या करेंगे, हैं क्या करेंगे, फिर जवाब आता है ना, रटेंगे। भाई रट ले इसको, अब कॉन्सेप्ट को तेरे को रटना पड़ रहा है तो क्या ही बताएं फिर आगे, और क्या ही बोले, कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, करंट डिफरेंट हो तो टोटल करंट आई 3 हिस्सों में बट गया, यानी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन मैं याद दिलाऊंगा आपको ओम का नियम, V बराबर क्या होता है बेटा? IR। तो I बराबर क्या होगा? V अपॉन R। क्या मैंने सही लिखा है क्या बच्चा? क्या सही लिखा है सर? पता है आपको, आता है, मेरा फर्ज बनता है पूरा बताने का सर। मैं I का वैल्यू इधर V अपॉन R पुट कर सकता हूं। अरे I1 का वैल्यू बताएगा कोई बच्चा मुझे? I1 का वैल्यू V1 करूं क्या? नहीं सर, V तो सेम है, R1 करता हूं। I2 V अपॉन R2, I3 V अपॉन R3। सर मजा आ गया। I1 का वैल्यू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। V कॉमन लेके उड़ा देंगे सर, R इक्विवेलेंट आ गया 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। क्या बेटा पॉइंट क्लियर है? यस और नो? बेसिक चीज कैसे बनी है, फॉर्मूला क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े फुल डेडिकेशन के साथ, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अगर मैं नोट पॉइंट की जगह है क्या? नोट पॉइंट नहीं है, इधर ही डालना पड़ेगा नोट पॉइंट। अगर मैं नोट पॉइंट की बात करूं, शायद नोट पॉइंट इधर मैंने डाल के रखा हुआ, ये यहां तक क्लियर है? शायद मैंने नोट पॉइंट डाल रखा है, हाँ है, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप मुझे बताइए, अगर n रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस बेटा? n रेजिस्टेंस और प्रत्येक का वैल्यू r हो, n रेजिस्टेंस और प्रत्येक का वैल्यू r है, तो अगर हम उसको सीरीज में लगाते हैं तो अभी मैंने आपको बताया है R इक्विवेलेंट बराबर NR। याद आया बेटा? अभी मैंने आपको बताया है R इक्विवेलेंट बराबर NR। अगर n रेजिस्टेंस है और वो अगर समांतर में यानी पैरेलल में कनेक्टेड हो तो बेटा वो हो जाएगा R बटा N। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, R बटा N। और अब मैं मुद्दे वाली बात करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आपका, एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन आपका। RS बराबर बेटा क्या हुआ? RS बराबर NR बटा RP, R बटा N ऊपर चला जाएगा, N स्क्वायर, R से R कट गया, बराबर N स्क्वायर। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सुपर मोस्ट क्वेश्चन आपका,
सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट जो उसका रेशियो है वो n स्क्वायर के बराबर होगा। ये सवाल आपको पता होना चाहिए, रेशियो पूछेगा, सवाल पूछा गया एग्जाम में। एग्री करते हो? तीसरी पॉइंट पे मैं बात चाहूंगा, आपका एग्रीमेंट चाहूंगा तीसरे पॉइंट पे अभी का अभी कमेंट में। यस सर क्लियर है बेटा। सीरीज बटा पैरेलल, सीरीज बटा पैरेलल का रेशियो क्या होता है? n स्क्वायर के बराबर होता है। ये दोनों चीज मुझे पता है, आपको आती है। ये चीज बच्चा मिस करता है, ये चीज बच्चा गलत करता है। मुझे एग्रीमेंट चाहिए अभी का अभी। बताओ क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब आप कहते हो सर बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, जो सवाल आएगा उड़ा देंगे, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त वाला। ये लिख दे तो ही काफी है, अगर ये लिख दिया तो ही काफी है, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। सवाल देखो और मुझे इसका आंसर कमेंट करो। इसमें इतनी बड़ी बड़ी मछलियां जाल में फंस जाएगी जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे को भी लपेटा जा सकता है। जरा देखना, एक प्रतिरोध है 4R, 16R, 64R, ऐसे बढ़ता बढ़ता इनफाइनाइट तक जाता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। कॉम्बिनेशन कौन सा है? सीरीज। देन आर इक्विवेलेंट क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। लपेट दिए जाएंगे बहुत सारे बच्चे। यस शाबाश, जल्दी करो बेटा, सोच समझ के सवाल का जवाब देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बड़े बड़े जो बोलते हैं ना मछलियां, वो जाल में फंसने वाली है इसमें, है कि नहीं है? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम मछलियां नहीं, हम तो मछले। अब भाई वो फंस जाएंगे तो क्या दिक्कत है? चलो तो प्रतिरोध 4R है, 16R है, 64R है। कमेंट करो फटाफट आंसर, सारे बच्चे फोड़ो रे। आंसर दिख रहा है सर? दिख रहा है आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो सबसे पहले बेटा कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो बस केवल कंफ्यूजन के अलावा इस सवाल में कुछ नहीं है, केवल मेकअप करने का प्रयास, कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया और कुछ भी नहीं है। आर इक्विवेलेंट बराबर बेटा सीरीज में जुड़ता है 4R, 16R, 64R प्लस कहाँ तक जाएगा बेटा? n तक। तो हमने बेटा क्या किया, आर इक्विवेलेंट बराबर 4R को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 4 बच गया, और यहाँ पे 16 चौक 64 16 बच गया। और ऐसे ये कहाँ तक जाएगा बेटा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो बेटा 1 4 16 है ना, 64 ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा अनंत तक। तो बेटा इनका टोटल कितना हो जाएगा जरा मुझे बताना? इनका टोटल हो जाएगा इनफाइनाइट है। तो इस कंडीशन में आपका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट से 4R को मल्टीप्लाई करोगे तो वह इनफाइनाइट हो जाएगा। बेटा बहुत बड़े लेवल पे सवाल में मेकअप करने का प्रयास किया गया। आंसर में कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे को कंफ्यूज जरूर करता है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। एंजॉय कर रहे हो क्लास को? क्लियर है बेटा? यस और नो? चलो जी, एक और जहर सवाल आपकी स्क्रीन पे परोसते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। फटाफट लपेट दो। 10 ओम का एक तार वर्ताकार रूप में जोड़ा गया है, इसके व्यास के विपरीत बिंदु पे। एनडीए में सवाल ऑलरेडी पूछा गया है, एनडीए में ऑलरेडी ये सवाल पूछ लिया गया बेटा। एज इट इज क्वेश्चन आपका, शायद वैल्यू उसमें 16 था या 20 था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, शायद 16 या 20 कौन सा होगा मुझे याद नहीं है, शायद 20 होगा। 10 ओम का एक तार वर्ताकार रूप में जोड़ा गया है, मोड़ा गया है एक व्यास के 2 विपरीत बिंदुओं के बीच में। डायमीटर के जो पॉइंट्स है ना, वहां पे आपको आर इक्विवेलेंट निकालना बेटा। बड़ा अच्छा सवाल है, शाबाश, बहुत अच्छे। देखो बेटा जल्दी से कमेंट कर दो। ये आपका सर्कल और ये इसका डायमीटर, व्यास, एक बिंदु इधर ए, एक बिंदु इधर बी। टोटल कितना था बेटा? 10 ओम। कल की क्लास का कॉन्सेप्ट है आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एल, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है। आपने इस प्रतिरोध को 2 हिस्सों में काट दिया है, आधा ऊपर है आधा नीचे है। लंबाई आधी हो गई है तो प्रतिरोध भी आधा होगा, ऊपर वाले का 5 ओम, नीचे वाले का 5 ओम। अब आप मुझे बताना, अगर ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, अगर मैं इसको रेजिस्टेंस बढ़ा दूं ऐसे करके डायग्राम में कि ये आपका इधर रेजिस्टेंस है, जरा सोच के मुझे बताना। मैं ये कह दूं कि ये रेजिस्टेंस है, तो बताओ जरा ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या? तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आर इक्विवेलेंट निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक और है, जो आपको अपने नोट में लिख लेना चाहिए। यहाँ पे नोट है, इस नोट में लिख लेना चाहिए बेटा। जगह है तो क्यों ना अपने नोट्स में डाल लेते हैं। ऊपर अगर 2 ही रेजिस्टेंस दिए हो तो ऊपर गुणा करो और उनका नीचे टोटल करो। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है।
ये नोट पॉइंट के लिए जगह पड़ी है तो क्यों ना इधर इसको लिख लें। चलो अब सवाल पे आते हैं बेटा। सवाल क्या है देखिए, यस आर इक्विवेलेंट बराबर ऊपर दोनों को गुणा करेंगे और नीचे दोनों का टोटल करेंगे, नहीं यस और नो, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो बेटा ये कितना हो गया 5 गुणा 5, मैं लिख दूं एक बार, बटा 5 और 5 10। बेटा जरा बताना मुझे आर इक्विवेलेंट बराबर 25 बटा 10 बोले तो 2.5 ओम, और 2.5 ओम कहाँ पे आ रहा है बेटा, ऑप्शन सी। क्या मैंने सही सॉल्यूशन दिया है? क्या कॉन्सेप्ट, ये एनडीए का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है बच्चा, एनडीए में पूछा जा चुका है और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना। 1000 प्लस बच्चे, 1050 के आसपास बच्चे लाइव हैं, लाइक्स है 750 लाइक्स है, बड़ी कंजूसी, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है बेटा, हम अपने काम में कंजूसी नहीं करेंगे, आप चाहे जितनी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, एक और एक बेहतरीन सवाल, फिर नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हाँ फिर नया कॉन्सेप्ट आएगा आपका। एक सवाल और है, यूनिक सवाल है, कुछ बच्चे इसको विदाउट पेपर पेन सॉल्व कर लेंगे और कुछ मेरे जैसे भोले बच्चे हैं उनके लिए हो सकता है पेपर पेन का यूज करना पड़े, बाकी सॉल्व कर सकते हैं आप इसको जल्दी से फटाफट से बेटा। 2.5 ओम, बहुत अच्छे, शाबाश, जल्दी सॉल्व करो बेटा, जल्दी सॉल्व करो बेटा। देखो ए व बी के बीच में ये आपको ए नजर आता है, ये आपको बी नजर आता है, तो ए व बी के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है बेटा। वो बोर्ड में जो मेथड लगाते थे ना अलग अलग, सर जी डायरेक्ट नंबर लिख देंगे आंसर तो नंबर नहीं मिलेगा, अरे अपने को नंबर मिलेगा, अपने को तो टिक लगाना है, बोर्ड वाला काम करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले दूर वाले बिंदु पे पहुंचो। तो बेटा ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में, तो 3 और 3 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम पैरेलल में है, दिख रहा है? ऐसे जोड़ के बताऊं क्या? अब बता, 6 ओम और 6 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। समान मान के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, डायरेक्ट आधा कर दो, 6 ओम और 6 ओम का आधा कितना हो गया बेटा, 3 ओम। ये मान लो वह 3 ओम है और ये 3 ओम इससे जुड़ गया, ये 3 और 3 कितना हो गया, 6 ओम। ये 6 ओम और ये 6 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 6 और 6 का आधा कितना बच्चा, 3 ओम, 3 और 3 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम का आधा 3 ओम, सॉरी 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम कितना हो गया, 6 ओम। अब बताओ ये 6 ओम और ये 3 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में है बेटा, जरा बताना कौन से कॉम्बिनेशन में है। देखते हैं, देखे मुझे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नजर आता है, तो ऊपर गुणा करो और नीचे टोटल करो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 ओम आंसर आ रहा है क्या बेटा, 2 ओम आंसर आ रहा है क्या? कुछ बच्चे तुक्का लगा रहे होंगे, 3 ओम लगा रहे हैं, कुछ बच्चे 6 दिख रहा है तो 6 ओम लगा देंगे, मर्जी आए कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। 2 ओम आपका राइट आंसर है इस सवाल का बेटा, 2 ओम आपका राइट आंसर है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है बेटा, ठीक है बेटा। ऐसा जोड़ा बनाते जाओ, 3 और 3 6, तो 6 और 6 का आधा 3 ओम, फिर 3 और 3 6, फिर 6 और 6 का आधा 3 ओम, 3 और 3 6, 6 और 6 आधा 3 ओम, ये 3 और 3 6 ओम, ये 6 ओम इधर आ गया, ये 6 ओम और ये 3 ओम पैरेलल में आ गया लास्ट में। और जब लास्ट में पैरेलल में आ गया तो ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे, एक 6 ओम है एक 3 ओम है, ऊपर गुणा नीचे टोटल, खत्म बात है कि नहीं है? शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं बेटा, सेल, क्या बात कर रहे हो सर, सेल मजा आया ना, बचपन में खूब खेलते थे सेल पे, है ना, अपना अजीब टच कर करके, बोला करंट आ रहा है नहीं आ रहा है चेक करते हैं ना, अभी नहीं करना ऐसा, बड़ा रिस्की काम है, आप बड़े हो गए तो खतरे भी बड़े होते हैं, समझ में आया? खतरों के खिलाड़ी बनने की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन खिलाड़ी बाद में बनोगे, पहले इधर से, हाँ ऐसा नहीं करना है। तो ये आपका सेल है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सेल के 2 टर्मिनल हैं, एक धनात्मक है, धनावेश है, एक ऋणावेश है। इस सेल से हम ऊर्जा लेते हैं, इसको चार्ज करते हैं, ये हमें ऊर्जा देता है। जब चार्ज करते हैं तभी एनर्जी को स्टोर करता है, इकट्ठा करता है और फिर हमारे को ऊर्जा देता है। यस और नो? यहाँ तक तो सभी को क्लियर है ना बेटा? सभी बच्चे एक बार एग्री कर दे, यस सर, हाँ जी। हाँ अब देखिए, अब आ जाओ आगे नए पॉइंट पे, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा, ईएमएफ बहुत बड़ी चीज है सर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है सर, ये कभी समझ नहीं आया ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या? मैं आपको बताता हूं, 2 चीज है। अगर सेल से
अभी प्रेजेंट टाइम में इस सेल से कोई करंट फ्लो कर रहा है क्या? मुझे जवाब दो तुम, मुझे आपसे जवाब चाहिए। क्या प्रेजेंट टाइम में इस सेल से कोई करंट फ्लो कर रहा है? क्या प्रेजेंट टाइम में इस सेल से कोई करंट फ्लो कर रहा है? यस और नो? सर्किट ओपन या क्लोज? सर्किट ओपन या क्लोज? इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। कहां करंट फ्लो कर रहा है बताओ? क्या ये सर्किट कोई क्लोज है? कोई आपने बल्ब लगा के रखा हुआ है क्या? इधर लगा रखा है क्या? नहीं, ये ओपन सर्किट है। जब इसे करंट प्राप्त नहीं किया जा रहा हो, जब सेल ओपन सर्किट में हो, जब सेल ओपन सर्किट में हो, तो जो सेल के सिरों पर विभवांतर है, ये लो, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में, वही हमारा विद्युत वाहक बल है। खुले परिपथ में, ओपन सर्किट में, बस खुले परिपथ में विभव, खुले परिपथ में विभव यानी ओपन सर्किट में पोटेंशियल आपसे पूछने की बात हो रही है, वही आपका ईएमएफ है। शॉर्ट में इतना लिख दूंगा मैं, बस सफिशिएंट है। खुले परिपथ में जो आपका विभव है, जिसको आप विभवांतर कह सकते हैं, दोनों टर्मिनल के लिए बात करें पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, और वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल कहलाएगा। ये तो इसका जनरल से कॉन्सेप्ट हो गया। ईएमएफ है, अगर सर्किट में करंट यूज नहीं हो रहा है, करंट प्रवाह नहीं हो रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ है। लेकिन सर हमारे को लॉजिक इसका डेफिनेशन से चाहिए, तो बेटा एक बार डेफिनेशन और क्लियर करना। किसी, ध्यान देना मेरी बात को, मैं लिख करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा। किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को पीछे लेके जाऊंगा, थोड़ा पीछे आना वापस से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में। किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W बराबर, मैं इसको V बराबर लिखना है मुझे, बाय मिस्टेक विभव निकालना है। V बराबर अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक किसी टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज यूनिट है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या मैंने ये बात बोली सही है क्या? कॉपी करके लिंक करूंगा और खत्म करूंगा, टेंशन, पता चलेगा गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। ये बात केवल गीता विश्वास को पता थी, अब आपको भी पता है कि नहीं है? और यही चीज अब आपको पता होनी चाहिए कि विभव ही ईएमएफ है, यानी पोटेंशियल ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस ही ईएमएफ है। अरे वही फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है आपको? V बराबर W बटा Q नोट। यहां पे मैंने क्या बोला? यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक लाने में जो वर्क होगा वही आपका विभव होगा, जिसे अपने विभव को डिफाइन किया है। तो इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी पेस्ट करके अब लिखने जा रहा हूं, सेम चीज, बस थोड़ा सा क्या है, शक्तिमान की ड्रेस थोड़ी सी ऐसे बड़ी हट्टी कट्टी होती है और बढ़िया, मतलब बढ़िया ऐसी होती है, और गंगाधर के बेचारे के दांत वांत बाहर आते हैं, चश्मा लटक रहा है ऐसा कुछ करके, और भोला इंसान नजर आता है। बस वही फर्क है, ये भोला वाला इंसान, इधर थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। वी को बेटा ई लिख दो, जो आपको विभव दिया जा रहा है ना उसको आपने क्या लिख दिया? ई, और आपने डब्लू, कार्य को डब्लू रखेंगे और आवेश को कैपिटल क्यू लिख दो। थोड़ा सा अलग यूनिक बना लेते हैं, स्मॉल क्यू भी चलेगा, लेकिन विद्युत वाहक बल को ई से लिखेंगे, विभव को वी से लिखेंगे। ये बात थोड़ी सी आपको समझनी है, मतलब विभव को वी लिखेंगे और ईएमएफ को ई लिखेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पहली बात तो ये समझ लो आप। सेम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया है। एक बच्चे का बहुत बड़ा डाउट है, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या है? बेटा ये सर्किट ओपन है अगर करंट यूज नहीं आ रहा है तो, और अगर मैं इसको क्लोज करता हूं बेटा तो मैं इधर एक बल्ब ऑन कर देता हूं, ये बल्ब लगा दिया मैंने, अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये क्लोज सर्किट है। इसमें करंट यूज हो रहा है, इसे बंद परिपथ बोलते हैं, और जब करंट यूज नहीं हो रहा है तो उसे ओपन सर्किट कहते हैं। ये बेसिक चीज है जो शायद बच्चे तक डिलीवर हुई होगी, उस तक कॉन्सेप्ट पहुंचा होगा और डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया चीज है, बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको याद में रखना है। अब मैं इसका एक नोट पॉइंट डालना था, लेकिन कहां पे डालूं? इसका यूनिट बेटा मैं यहां पे डाल दूं बेटा यूनिट, अगर आपको ऐतराज नहीं हो तो, मेरे पास जगह नहीं बच रही है बेटा। यूनिट मुझे बताना, मुझे इसका यूनिट बताना बच्चे, वोल्ट या क्या बोल सकते हैं बेटा,
जूल प्रति कूलम, सेम इस फॉर्मूले से। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अगर मैंने यूनिट लिख दिया है तो सेम आप बेटा इसकी डायमेंशन भी पोटेंशियल के सेम। शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, फर्क केवल मेकअप का है, उसकी ड्रेस का है और दिखाने के पावर का है कि शक्तिमान के पास बढ़िया पावर है, गंगाधर के पास पावर नहीं है कि नहीं है? तो यही चीज है, सेम ही चीज है, तो यूनिट एंड डायमेंशन सेम रहेगा। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जहां से इसके सवाल बनने वाले हैं, नोट में यहां पे अपन लिख सकते हैं, यहां पे अपने पास जगह है बेटा। तो फिर से वो चीजें रिपीट कर देता हूं। यूनिट आपका वोल्ट सेम, और ये हो जाएगा आपका जूल प्रति कूलम। डायमेंशन के लिए भी जगह बच गई है, तो लगे हाथ क्यों ना इसका ऑपरेशन कर ही देते हैं। डायमेंशन निकाल लो बेटा, V या E बराबर W/Q। W का डायमेंशन M1L2 T-2 बटा Q बराबर IT। I का बोले तो A, T का बोले तो T। तो बेटा M1 और ये L2 T ऊपर आके -3, T-3 A ऊपर आके -1। बेटा 12 - 31, 12 - 31 विभव का अपने पीछे भी बनाया था ये डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन दोनों लिख दिए मैंने नोट पॉइंट में। बताओ क्लियर है बेटा? यस और नो? दोनों यूनिट एंड डायमेंशन मैंने लिख दिए, क्लियर है? आगे बढ़े बेटा, चलो आगे आ जाओ। आप देखो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका, राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट के सवाल बनेंगे 101%। 101% राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट के सवाल बनेंगे, जिनमें पहला सवाल है बेटा डिपेंडेंसी की बात अपन कर रहे हैं। किसके लिए? ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, जो विद्युत वाहक बल है वो किस किस पर निर्भर करता है। अपने नोट्स में लिखते जाना, याद करते जाना अभी का अभी। क्या? सबसे पहला विद्युत अपघट्य की प्रकृति पे जो नेचर है, जो आपने सॉल्यूशन भरा है सेल में, ये मेरे पास एक सेल है, इस सेल का सॉल्यूशन कैसा है, उस सॉल्यूशन पे, उस सॉल्यूशन के नेचर पे डिपेंड करेगा, उसकी प्रकृति पर डिपेंड करेगा। पहला तो जो सेल आपके पास था, उस सेल में आपने जो भी सॉल्यूशन भरा हुआ है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, उसकी प्रकृति पे डिपेंड करेगा कि उसका नेचर कैसा है। ईएमएफ विद्युत वाहक बल। क्या है विद्युत वाहक बल? अरे विद्युत वाहक बल वह कार्य है जो उस चार्ज को उस सॉल्यूशन में एक बिंदु से उठा के दूसरे बिंदु तक लेके जा रहा है, और जो कार्य करेगा वही आपका ईएमएफ है। E बराबर W/Q। फिर से लिंक करो फॉर्मूले को। तो सॉल्यूशन कैसा है? आराम से चलने वाला है, तुरंत भाग जाएंगे। ट्रैफिक कम है रोड पे, गाड़ी बढ़िया स्पीड में जाएगी, और गाड़ी ट्रैफिक है तो अपने आप स्लो हो गया। तो ट्रैफिक पे डिपेंड कर रहा है आपके यहां से वहां तक जाने का टाइम। सेम लॉजिक है, ईएमएफ भी उसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। अगर ट्रैफिक खुला है तुरंत वहां पे पहुंच जाएगा, ट्रैफिक ज्यादा है टाइम लगेगा। तो ये बेटा जो सॉल्यूशन आपने लिया है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, उसकी प्रकृति पे डिपेंड करता है ईएमएफ। पहला सवाल आपका, ठीक है। ये देखो भाई, एक बच्चा है, इसको मैं ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, अभी 2 ही सेकंड में लगा देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ग्रुप में ऐड करने वाले बच्चे कमेंट करे, कहाँ का कमेंट करा, कहाँ का ग्रुप बना रहा, तो सब्जी बेचेगा ग्रुप में है, बार बार एक ही कमेंट को स्पैम किया जा रहा है। देखो आगे आ जाओ, पहला हो गया आपका। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन की धातु पर। अब भाई साहब इलेक्ट्रोड की धातु पे, इलेक्ट्रोड काहे का है? अरे भाई इलेक्ट्रोड आपको मैं बताता हूं। इलेक्ट्रोड बोले तो ये जो आपके पास सेल था, इसमें एक आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, एक आपका नेगेटिव, जिसको आप एक को कैथोड बोलते हो, एक को एनोड। तो जो कैथोड एनोड है उसका मेटल, उसका धातु कैसा है? यानी जो इलेक्ट्रोड है उसका धातु कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, या किसी और का है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल बनता है आपका, जरा ध्यान दें। यानी विद्युत अपघट्य के नेचर पे, प्रकृति पे, और इलेक्ट्रोड की धातु पे,
है ना। कुछ बच्चों का तो मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आता, कुछ बच्चे तो क्लास में आते ही इसलिए हैं ग्रुप ज्वाइन कर लो, पीडीएफ मिल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ बच्चे इसलिए आते हैं सर ये करवा दो, ये बता दो बुक बढ़िया कौन सी है, बस बुक बता दो। मैं तो बुक के लिए पूछने के लिए क्लास में आया था, सिलेक्शन तो बुक बताते मेरा हो ही जाएगा, वो तो लिख के रखा हुआ है मैंने। मतलब पढ़ाई पे फोकस नहीं है, फालतू के कमेंट करवा लो, और वो भी स्पैम, बार बार एक ही कमेंट रिपीट। ठीक है, चलो तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब ये तो दोनों की दोनों इसकी डिपेंडेंसी होगी, निर्भरता होगी, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। अभी का अभी याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ? नेचर पे, इलेक्ट्रोड की मेटल पे, विद्युत अपघट्य के सॉल्यूशन पे, इलेक्ट्रोड की मेटल पे दूसरी डिपेंडेंसी, दोनों की दोनों याद हो गई क्या? दोनों की दोनों याद हो गई बेटा? दोनों की दोनों याद हो गई? यस सर। यानी आपका नेचर सॉल्यूशन का, और जो आपका इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड बोले तो छड़, कैथोड, एनोड, धना मतलब धनावेशित छड़, ऋणावेशित छड़, है ना। चलो अब आता है बेटा जिसपे ईएमएफ डिपेंड नहीं करता है, ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन, जिसमें ईएमएफ डिपेंड नहीं करता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मेरी बात को गौर से सुनना। यही मेरे पास सेल है और इस सेल में एक इलेक्ट्रोड ये रहा, गौर करना, ये इसका एक इलेक्ट्रोड है, और भाई साहब दूसरा ये इलेक्ट्रोड है। अब ये इलेक्ट्रोड, इसका एरिया नजर आपको आ रहा है, इसका एरिया बहुत ज्यादा है, इसका एरिया इलेक्ट्रोड का बहुत कम है। तो भैया जो ईएमएफ है वो उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ये भी इलेक्ट्रोड है, इसका एरिया देखो काफी ज्यादा है, इसका एरिया बहुत कम है। तो जो आपका ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता। किसके एरिया पे? इलेक्ट्रोड पे। किस पे करता है? अरे इलेक्ट्रोड की मेटल पे करता है। धातु कौन सी है? कॉपर है, एल्यूमिनियम है, या कोई दूसरा है? तो उसके जो प्लेट आपने ले रखी है उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, ये बात याद रखना। प्लेट का एरिया कितना है उससे मतलब नहीं है। देखो कंफ्यूजन आपका बहुत बड़े लेवल पे दूर करूंगा, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट जिस पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी। एक ये आपका जो बोतल है ना, ये जो आपका बोतल है, इस बोतल पे एक इलेक्ट्रोड इधर है ना, और एक इलेक्ट्रोड इधर है, यानी एक इलेक्ट्रोड इधर, एक इलेक्ट्रोड इधर। अब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में दूरी कितनी है? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में दूरी, एक इलेक्ट्रोड इधर चला गया बहुत दूर, एक इलेक्ट्रोड इधर चला गया बहुत दूर, है ना। तो देखो इलेक्ट्रोड ऐसे, ये कैथोड, ये एनोड, तो इनके बीच की दूरी पे ईएमएफ को मतलब नहीं है। E बराबर W/Q, चार्ज को लेके जाने के लिए कार्य करना है, कितनी दूर लेके जाना है इसका कोई मतलब नहीं है। यानी ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पे। ये अगर आपका सेल है, एक प्लेट इधर लगी हुई है, दूसरी प्लेट इधर लगी हुई है, तो इनके बीच की दूरी कम है, ज्यादा है, बढ़ा दी, घटा दी, ईएमएफ सवाल क्या पड़ेगा? एक सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, 2 टाइम्स कर दिया जाए, देन ईएमएफ will be 2 times, 4 times same, none of these same. EMF does not depends on distance between electrode, इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, याद हुआ बेटा? अरे डिपेंड नहीं करता है, पहला और दूसरा पॉइंट याद हुआ क्या, या भूल रहे हो? याद हुआ बेटा? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया एरिया पे नहीं करता, बीच की दूरी पे नहीं करता, और तीसरा विद्युत अपघट्य की मात्रा। अरे वाह भाई वाह, हमें विद्युत अपघट्य चाहिए, उसका नेचर कैसा है, हमें विद्युत अपघट्य कितना है उससे मतलब नहीं है। इस बोतल में अपघट्य होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, कितना होगा इससे मतलब नहीं है। उस विद्युत अपघट्य के नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन उसके सॉल्यूशन की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, उसकी मात्रा पे डिपेंड नहीं करता। अभी का अभी स्कैन होना चाहिए, मात्रा पे डिपेंड नहीं करता, नेचर पे करता है सॉल्यूशन की,
क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग बिंदु आपका, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा सेल का आकार। भाई मैं ये कह दूं कि ये भी सेल है, जरा देखना, मैंने कहा ये भी सेल है और मैंने कहा ये भी सेल है, तो भैया ये तो एक तो बहुत बड़ा हाइट में है, एक थोड़ा चौड़ाई में है, चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है। तो भैया जो आपका ईएमएफ है वो उसके सेल के शेप साइज पे डिपेंड करता है क्या? कभी नहीं। ईएमएफ सेल के शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है, आकार आकृति पे डिपेंड नहीं करता है, सेल के आकार पे डिपेंड नहीं करेगा। ये आपका पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 4। तो पहला, प्लेटों के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पे डिपेंड नहीं करता है, सॉल्यूशन का क्वांटिटी कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता है, और सेल का आकार कैसा है इस पर भी आपका ईएमएफ डिपेंड नहीं करता है। जरा मुझे बताओ डिपेंडेंसी किस किस पे है? वो ये डिपेंड करता है इन दो पे, प्रकृति नेचर पे, और धातु का मेटल कौन सा है, मतलब किस नेचर का मेटल है, कौन सा धातु है, इस पे करता है और इन पे डिपेंड नहीं करता है। ये आपका यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और कल अपन टर्मिनल वोल्टता पढ़ेंगे, यानी टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में क्या बड़ा डिफरेंस है, इसकी क्लास अपन करेंगे कल। सभी बच्चों का यहाँ तक एक बार मुझे बता दें, सभी बच्चों का यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? सभी बच्चों का यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, सभी बच्चों का यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो एक होमवर्क का क्वेश्चन लिखिए, एक होमवर्क का क्वेश्चन लिखिए बच्चा, एक होमवर्क का क्वेश्चन लिखिए बेटा एक बार फटाफट से, एक होमवर्क का क्वेश्चन लिखिए बेटा। यस, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, 2 ओम और 2 ओम, ठीक है बेटा, 2 ओम और 2 ओम, और इधर एक प्रतिरोध है आपका 3 ओम, इधर एक प्रतिरोध है बेटा 2 ओम, ठीक है। और ये बिंदु है आपका ए, और यहाँ पर बिंदु है आपका बी। आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन, अभी मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए अभी का अभी, इसका आंसर मुझे अभी का अभी कमेंट बॉक्स में चाहिए, अभी का अभी, इसका आंसर मुझे अभी का अभी कमेंट बॉक्स में चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल। यहां तक पॉइंट क्लियर है बेटा? यहां तक पॉइंट क्लियर है? अभी 5 ही मिनट में मुकेश सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, 5 ही मिनट में मुकेश सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है मैथ्स की, और उसके बाद में इंग्लिश की क्लासें होगी। बैक टू बैक आपके लिए क्लासेस फायर हो रही है। उम्मीद करता हूं कि आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। लाइक बटन पे कंजूसी की है तो उसको पूरा करके जाना, भूल मत जाना, और इस सवाल का आंसर अभी अभी कमेंट में आपको देना है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।